नमस्ते सलाम मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में यानी कि साक्षात्कार में एएमसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि तेजस MK2 प्रोग्राम विकास के अपने अग्रिम चरणों पर है। पिछले साल की ही शुरुआत में एयरक्राफ्ट प्रीमिनरी डिजाइन रिव्यू पूरा होने के बाद विस्तृत डिजाइन गतिविधियां पूरी होने वाली है और साथ ही लॉन्ग लीड पार्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और इसका पहला प्रोटोटाइप अगस्त 2022 में रोल आउट के लिए शेड्यूल पर है और काफी तेजी से गतिविधियां भी आगे बढ़ रही हैं। साथ ही AMCA का कॉन्फ़िगरेशन स्थिर है और कॉन्फ़िगरेशन का PDR पूरा हो गया है। विस्तृत डिजाइन गतिविधियों की शुरुआत हुई है और पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट की योजना 2024 की पहली छमाही में किए जाने की योजना है। AMCA के उत्पादन की योजना एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से बनाई गई है जिसमें HAL के अलावा जो निजी इंडस्ट्री है उनकी भागीदारी होगी और इंडियन इंडस्ट्री पहले से ही कई विकास यानी कि डेवलपमेंट गतिविधियों में भाग ले रही है, जैसे कि फुल स्केल मॉडल फॉर स्टेल्थ मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए। साथ ही उनसे जब पूछा गया कि जेट इंजन प्रोग्राम की क्या स्थिति है तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि तेजस MK2 के लिए एक बड़े GE414 इंजन का इस्तेमाल किए जाने की तो योजना ही है और विमान का परीक्षण 2022 तक होने की उम्मीद है, जबकि AMCA MK1 में एक ही इंजन होगा। AMCA MK2 में एक स्वदेशी इंजन होगा। तेजस MK2 इंजन के बाद में एक स्वदेशी इंजन के साथ इसे बदला जाएगा। विमान को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि स्वदेशी इंजन के कॉन्फ़िगरेशन में न्यूनतम बदलाव के साथ इसे फिट किया जाए। कावेरी इंजन ने इंजन डिजाइन और विकास के विभिन्न पहलुओं में बहुत अनुभव भी दिया है। हम देश के भीतर नए इंजन बनाने के लिए पूरी क्षमताओं का काम कर रहे हैं और जरूरी टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के करीब भी पहुंच रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी उम्मीद कर रहे हैं। तीसरा नया फाइटर जेट जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEBDF को भारतीय नौसेना की सेवा में रूसी निर्मित M29 के लड़ाकू विमानों से बदलने के लिए विकसित किया जा रहा है। जेट भारतीय नौसेना के वर्तमान और भविष्य के विमान वाहक से संचालित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि TEBDF को 2032 तक सर्विस में शामिल किए जाने की योजना है, यानी कि एक बड़ा खुलासा DRDO के चीफ ने किया है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें केवल उन्होंने उम्मीद जताई है। ऐसे में जो काम चल रहा है उसके बारे में उन्होंने सारी चीजें बता दी और साथ ही जो स्वदेशी इंजन प्रोग्राम है उसके लिए भी उन्होंने बड़ी बात कही है कि कावेरी इंजन के कई पहलुओं को डिजाइन करते समय उन्हें कई अनुभव प्राप्त हुए हैं, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से अपना खुद का जेट इंजन विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है SSBN पनडुब्बी यानी कि अरिघात को लेकर। पनडुब्बी जिसे कि 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बहुत ही गुपचुप तरीके से लॉन्च किया गया था, जो कि वर्तमान में समुद्री परीक्षण के अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि INS अरिघत को पिछले साल सर्विस में कमीशन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये योजना पटरी से उतर गई। इस पनडुब्बी में 4 मिसाइल प्रक्षेपण ट्यूब है जो 12 K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM और 4 K-4 SLBM को ले जा सकती है। K-15 की सीमा जहां 750 किलोमीटर है तो वहीं K-4 की रेंज 3500 किलोमीटर है। K-15 मिसाइल सर्विस में एंटर कर चुकी है और K-4 का अंतिम विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट परीक्षण जनवरी 2020 में किया गया था और रिपोर्ट ये कहती है कि मिसाइल तैयार है। K-15 के शामिल होने के बाद भारत चाइना के बीजिंग और पाकिस्तान समेत उनके कई बड़े हिस्सों को निशाना बनाने में सक्षम हो जाएगा। भारत में वर्तमान में सेवा में केवल एक ही SSNB है जो कि INS अरिहंत है। इसके अलावा 2 और SSBN जिन्हें कि S4 के नाम से भी जाना जाता है वो फाइनल असेंबली में है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम में। INS अरिहंत और अरिघात की तुलना में ये पनडुब्बियां बेहतर सशस्त्र होंगी। भारत SSN या परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर भी काम कर रहा है जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस होंगी। 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट क्षमता के साथ ही और कम से कम 6 SSN बनाए जाने की योजना भारत की है। भारत SSBN की एक नई श्रृंखला भी विकसित कर रहा है जो अरिहंत श्रेणी SSBN की तुलना में बहुत बड़ी और बेहतर रूप से सशस्त्र होंगी। वर्तमान की खबरों के अनुसार S5 के रूप में पहचाने जाने वाले इस प्रकार का 13000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा। देश की सबसे बड़ी बिजली उपकरण निर्माता BHEL ने घोषणा की है कि उसने भारतीय नौसेना के सभी युद्धपोतों के लिए 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स यानी कि SRGM की आपूर्ति के लिए उन्हें आदेश मिला है। BHEL इन गन्स के उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकी रेंज के साथ इन्हें बढ़ाया जाएगा। BHEL रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति करता है। इसने रक्षा उपकरण उत्पादों में आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी योगदान दिया है।
दोस्तों अगर आपको यहाँ तक डिफेंस अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगली अपडेट मेक इन इंडिया को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत इस वक्त दुनिया के 84 देशों को रक्षा उपकरण यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि बीते 5 सालों के दौरान एक्सपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण उपकरणों की लिस्ट उन्होंने जारी की। उन्होंने कई देशों का नाम इसलिए भी नहीं बोला है जिसकी कई स्ट्रेटेजिक वजहें भी हैं, यानी कि रणनीतिक वजहें भी हैं। एक्सपोर्ट किए जा रहे रक्षा उपकरणों में टियर गैस लॉन्चर, वेपन सिमुलेटर, टॉर्पीडो, नाइट विजन मोनोक्यूलर सहित कई स्वदेशी उपकरण शामिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार न सिर्फ उपकरणों का एक्सपोर्ट कर रही है बल्कि देश में इनका निर्माण भी कर रही है। बीते महीने में भारत ने 83 तेजस लाइट कॉम्बैट विमानों की डील पर साइन कर दिया था, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि कि 84 देशों को भारत ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि किसी देश का नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत के रणनीतिक महत्व के लिए बहुत ही जरूरी भी है। अगली अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने पिछले 1 साल में 28 सफल परीक्षण किए। डीआरडीओ द्वारा प्रमुख हथियारों और अन्य सिस्टम प्रणालियों को भारतीय सशस्त्र बलों को भी सौंप दिया गया है। डीआरडीओ ने पिछले 1 साल के दौरान कई विकास किए हैं, जिनमें कुछ सिस्टम इस तरह से हैं जिसमें कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका सिस्टम और गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पीडो, वरुणास्त्र, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम यानी कि BOSS और अर्जुन MK1A आदि। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीआरडीओ के कई विदेशी सहयोगी भी है। डीआरडीओ कुछ देशों के साथ मिलकर भविष्य के लिए रिसर्च का काम भी कर रहा है। डीआरडीओ ने G2G फोरम की भी अध्यक्षता की है, जिसमें इंडिया US ज्वाइंट टेक्नोलॉजी ग्रुप, इंडो इजराइल मैनेजमेंट काउंसिल, इंडो रशियन R&D सब ग्रुप, इंडिया सिंगापुर डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी, इंडो UK स्टीयरिंग कमेटी, इंडिया कोरिया स्टीयरिंग कमेटी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत को न केवल हथियार तथा साजो सामान मुहैया कराकर बल्कि भारत को अपना रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने में भी मदद कर रहा है। साथ ही अमेरिका अपने सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2016 में अमेरिका ने भारत को एक प्रबल रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था, जिसके तहत वॉशिंगटन अपने निकटतम सहयोगियों और साझेदारों के स्तर पर भारत के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेगा। हिंद प्रशांत सुरक्षा से जुड़े अमेरिका के कार्यकारी सहायक रक्षा सचिव डेविड हेल्वे ने कहा कि भारत अमेरिका का एक सच्चा साझेदार और बढ़ता साझेदार है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम भारत के साथ सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उन्हें हथियार तथा साजो सामान उपलब्ध कराने पर आधारित है। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। इसरो गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री जो कि रशिया में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण की गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और गगनयान कार्यक्रम का पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2021 में आयोजित किया जाना है और 2022-2023 में दूसरी मानव रहित उड़ान होगी, जिसके बाद मानव अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक जीवित रहने के प्रशिक्षण, पैराबोलिक फ्लाइट्स, थ्योरेटिकल क्लासेस ऑन ऑर्बिटल मैकेनिक्स, एस्ट्रो नेविगेशन और सोयूज सिस्टम से जुड़ी कई प्रमुख मॉडलों पर काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि गगनयान प्रणाली की प्रारंभिक डिजाइन भी पूरी हो चुकी है। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रोग्राम के लिए चालक दल मैनेजमेंट गतिविधि के लिए भारतीय वायुसेना के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में भोजन और पीने योग्य पानी, चालक दल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, इमरजेंसी किट और चालक दल की चिकित्सा किट सहित कई अन्य कार्य पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रक्षेपण यान की मानव रेटिंग के हिस्से के रूप में तरल इंजनों की योग्यता परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।